हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो पर डे की तरह आज भी हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे जनरल इंजीनियरिंग साइंस का, जो कि जेएसएससी जेई एंड पीपीएससी ए की अपकमिंग एग्जामिनेशन से उसमें बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो हर रोज़ हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं जनरल इंजीनियरिंग का, और मिक्स क्वेश्चन करते हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांच का, जो पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी है। और बीपीएससी एई एंड जेएसएससी जेई दोनों के लिए ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल है। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बीपीएससी एई एंड जेएसएससी जेई प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना सिलेबस को पूरा करने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो, और अपने फ्रेंड सर्कल में ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर दो। और ग्रुप में अगर आप किसी भी ग्रुप से कनेक्टेड हैं तो उस ग्रुप में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो कि इंजीनियर माइंड पे जनरल इंजीनियरिंग का सारा सिलेबस कवर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इवेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है कंक्रीट क्योर्ड, फिक्सिंग ऑफ डोर, प्लास्टर ऑफ वॉल्स, सेलेक्टिंग साइट्स, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इवेंट। कौन एक इवेंट को रिप्रेजेंट्स करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कंक्रीट क्योर्ड। कंक्रीट क्योर्ड क्या होता है, जब कहीं पर कंक्रीटिंग होता है, इसके बाद वहाँ पर उसको सीमेंट को जमने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं और कुछ डेज के लिए उसको क्या करते हैं, उस पानी को जमा रहने देते हैं ताकि अच्छे से सीमेंट जम जाए। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज ए मेथड बाय विच द कंक्रीट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस ऑफ मॉइस्चर रिक्वायर्ड। मीन्स वही चीज़ है जो कि जल्दी सूखे ना, सीमेंट का जो कंक्रीटिंग किया गया है वो जल्दी सूखे ना, नमी पकड़े रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट क्योर्ड करते हैं, उसको भिगाते हैं। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस ऑफ मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन एंड kept within the recommended temperature range. Curing will increase the strength and decrease the permeability of hardened concrete. Curing क्या करता है कि जो टेम्परेचर रेंज है उसको अपना टेम्परेचर रेंज में रखता है, जितना टेम्परेचर का ज़रूरत हो कंक्रीट को। और हाइड्रेशन रिक्वायर्ड मॉइस्चर जो कंटेंट रहता है वो लॉस ऑफ मॉइस्चर होने से उसको बचाता है। जब हाइड्रेशन हम लोग करते हैं, कंक्रीट को क्योर्ड करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। और क्यूरिंग क्या करता है, इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ को और परमिबिलिटी को डिक्रीज करता है। परमिबिलिटी क्या होता है, परमिशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट्स। अगर कोई भी सॉइल है या कंक्रीट है, उससे अगर वाटर का फ्लो हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स एन इवेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंक्रीट क्योर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं, हम लोग डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिलेटेड टॉपिक है वो समझ में भी आ जाए और ब्रांच पेपर में थोड़ा सा इजी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डम्मी एक्टिविटी। तो ऑप्शंस है आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड, is represented by a dotted line, does not consume time, all the above। तो 32 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ए डम्मी एक्टिविटी, डम्मी एक्टिविटी क्या होता है वो आपको बतलाना है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है डम्मी एक्टिविटी का वो ऑल ऑफ द एबव है। आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड भी करता है ये, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉटेड लाइन। जैसे अगर कोई भी एक हम लोगों को प्रोजेक्ट दिया गया है और उसमें बहुत सारा एक्टिविटी करना है, तो अगर हम लोग देखते हैं कि जो डम्मी एक्टिविटी को शो करना रहता है तो डॉटेड लाइन में हम लोग शो करते हैं। तो डम्मी एक्टिविटी क्या होता है, प्लेस होल्डर के फॉर्म में प्रोजेक्ट शेड्यूल में जोड़ी गई एक्टिविटी और पाथ ऑफ एक्शन इन ए प्रोजेक्ट। तो ये वाला जो होगा, तो जैसे ए है, बी सी डी ई एफ, तो बी ई एफ जो होगा ये डम्मी एक्टिविटी हो जाएगा, क्योंकि इसको डॉटेड लाइन में हम लोग किए, डॉटेड लाइन में शो किए
और पाथ ऑफ एक्शन इन ए प्रोजेक्ट, और किसी भी प्रोजेक्ट का पाथ ऑफ एक्शन है तो इसको हम लोग डमी एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसका जो सारा ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी एबव, ये करेक्टरिस्टिक्स सारे को फॉलो करता है डमी एक्टिविटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग का जो है ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चंस जो हम लोग किए तो वो भी क्वेश्चंस कंक्रीट स्ट्रक्चर से बोल सकते हैं या फिर सॉइल मैकेनिक्स से था, लेकिन ये जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस है और ये बीपीएससी एई 2006 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क इन सीपीएम इज नॉन एज, तो इसका ऑप्शन है डमी इवेंट एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट। तो सीपीएम क्या है? सीपीएम एक क्रिटिकल पाथ मेथड है और ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। तो 33 का करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी हो जाएगा, एक्टिविटी। तो सीपीएम क्या होता है? सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड होता है और ये एक्टिविटी ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। और इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बतलाया भी था कि एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होता है, सूटेड टू रिस्पेक्ट रिपीटिटिव टाइप ऑफ वर्क होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉलोड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर एक्टिविटी हो जाएगा। सीपीएम ऑलवेज एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द टाइम अवेलेबल टू डू द जॉब एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब इज नॉन एज। तो क्वेश्चन कहता है कि टाइम डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टाइम अवेलेबल टू डू द जॉब और द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब इज नॉन एज। जैसे आप सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाते हैं और रात 10 बजे सोते हैं, तो ये वाला डिफरेंस, और जॉब का टाइमिंग आपका है 10 बजे से 5 बजे तक। तो क्वेश्चंस में सेम पूछ रहा है वही चीज़, द डिफरेंस बिटवीन द टाइम अवेलेबल टू डू द जॉब। तो आप 5 बजे से 10 बजे रात तक, मॉर्निंग 5 बजे से 10 बजे रात तक के बीच में कभी भी जॉब कर सकते हैं, ये अवेलेबल टाइम टू डू दी जॉब है, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डू दी जॉब, और आपको कितना टाइम का ज़रूरत होता है किसी भी जॉब को करने का। तो 10 से 5 जॉब करना है तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। सेम क्वेश्चंस में यही पूछा गया कि आपके पास, आप सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और 10 बजे सोते हैं, लेकिन आपका जॉब का जो टाइम है वो 10 बजे सुबह मॉर्निंग से 5 बजे शाम तक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शंस में है इवेंट, फ्लोट, ड्यूरेशन, कॉन्स्टेंट। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा बी, फ्लोट। ये हो जाएगा फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? इट इंडिकेट्स द टाइम बाय विच स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो आपके पास जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट दिया गया है कि आपको 6 मंथ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आपको टाइम दिया गया है, लेकिन जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो क्या करता है, आपको 4 मंथ्स का टाइम दे देता है। आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हैं तो 4 मंथ्स टाइम दे देता है, लेकिन आपके पास अवेलेबल टाइम 6 मंथ है। तो 4 मंथ्स में आपको करना है, या तो आप 1 मंथ्स के बाद वर्क प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या फिर 1 मंथ्स पहले कंप्लीट करें। लेकिन आपको 6 मंथ्स दिया गया, लेकिन 4 मंथ्स में आपको वर्क का कंप्लीट हो जाना है। काम आपको 4 मंथ करना है, लेकिन जो ड्यूरेशन है आपके पास वो 6 मंथ्स है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्लोट। अगर कोई भी डिले होता है तो 6 मंथ्स आपको दिया गया है, तो उस 6 मंथ्स में आप अगर फर्स्ट मंथ से ही वर्क का एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो 4 मंथ्स में आपका कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क होता है, तो 2 मंथ्स आपके पास बच जाता है। लेकिन फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट किए तो 4 मंथ्स में कंप्लीट नहीं हुआ, तो कुछ वर्क डिले हो गया तो 5.5 मंथ्स में होता है या 5 मंथ्स 10 डेज में होता है। तो अगर वर्क का डिले होता है, लेकिन आपका वर्क का एग्जीक्यूशन कंप्लीशन ऑफ वर्क जो होता है वो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्रिटिकल पाथ मूव्स अलोंग द एक्टिविटीज हैविंग टोटल फ्लोट। ऑप्शन है पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, ऑल द एबव। क्या कहता है? क्रिटिकल पाथ मूव्स अलोंग द एक्टिविटीज हैविंग टोटल फ्लोट। क्रिटिकल पाथ किसके अकॉर्डिंग मूव करता है? जब एक्टिविटी ऑफ टोटल फ्लोट जो होता है वो कितना होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ऑल द अबव होना चाहिए। तो जीरो होना चाहिए। अब कैसे होगा ये भी हम बतलाते हैं। For critical path, all the three floats, that is total float, free float and independent float, are generally zero because critical path passes through those events where slack is zero। तो क्रिटिकल पाथ जब मूव्स अलोंग द एक्टिविटीज हैविंग टोटल फ्लोट होता है, जो टोटल फ्लोट होता है उसके अकॉर्डिंग जीरो होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्रिटिकल पाथ होता है, सपोज अगर एक ये एक्टिविटी है ए एंड एक बी एंड एक सी है, तो हम लोग क्या करते हैं? एंड एक एक्टिविटी डी है, तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। वर्क का जो ड्यूरेशन है, शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट कैसे हो। जैसे ए से बी कर लिए, इसके बाद सी कर लिए, तो सी तक ही अगर हम लोग वर्क का एग्जीक्यूशन करेंगे तो हम लोग का टेंडर क्या होगा? फाइनली पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग डी तक करना रहेगा तो इसको बाद में भी करेंगे तो फाइनल टेंडर हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल फ्लोट एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, जीरो। क्रिटिकल पाथ मूव्स अलोंग द एक्टिविटीज हैविंग टोटल फ्लोट जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द टाइम विच रिजल्ट्स इन द लिस्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन। द टाइम विच रिजल्ट्स इन द लिस्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन है नॉर्मल टाइम, स्लो टाइम, क्रैश टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्लो टाइम। क्वेश्चन से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। द टाइम विच रिजल्ट्स इन द लिस्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन। अगर हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो लिस्ट पॉसिबल क्या रहता है कि हम लोग रिजल्ट जो अगर वर्क का कोई एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो हम लोग सही टाइम पे हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर स्लो टाइम में भी वर्क हम लोगों का होता है तो, अगर फास्ट होता है तो और टाइम से पहले हो जाएगा, बट टेंडर में थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि आपका वर्क का एग्जीक्यूशन इतना पहले क्यों हो गया। टेंडर का फाइनल बिल जो होगा वो पास होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर हम लोग स्लो टाइम में करते हैं तो टेंडर हम लोगों का टाइम टू टाइम पास बिल होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए स्टील रॉड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इलोंगेट्स बाय 5 mm द स्ट्रेस डेवलप्ड इज। तो एक रॉड है, सपोज एक रॉड ये है, स्टील का रॉड है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का क्वेश्चन है। लेकिन किसी रीजन से अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो क्या होता है? 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, मीन्स 5 mm क्या होता है? बढ़ जाता है। या टेंशन हो जाता है किसी कारण से, अगर हम लोग ज़्यादा यहाँ से खींच देते हैं इसको तो ये क्या होता है? टेंशन होने के कारण 0.5 mm बढ़ जाता है, इसमें इलोंगेशन हो जाता है। तो इसमें स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो कितना होगा? तो ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स है और इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता करना होगा कि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्ट्रेन को जो डिनोट करते हैं हम लोग तो ई से, इलोंगेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल एल बाई एल। तो डेल एल हमारा कितना है? 0.5 सेंटीमीटर और एल कितना है? 5। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0.1। तो इलोंगेशन हमारा निकल गया 0.1। तो क्वेश्चंस में पूछा गया है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई। तो ई का वैल्यू हम लोगों को अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 2000 गीगा पास्कल इसको कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ स्टील रॉड दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे इसमें 20 × 10⁹, क्योंकि गीगा पास्कल लेते हैं हम लोग। तो
किलो मेगा जीगा 10⁻9 हो जाएगा। 3 किलो में 3 होता है, मेगा में 6 होता है, इसके बाद किलो मेगा जीगा, जीगा बोल रहा है तो 9 होगा। तो 20 × 10⁻9 इंटू इलोंगेशन हमारा कितना हुआ था 0.1। तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल हो जाएगा हम लोगों का, इसको कैलकुलेट करेंगे तो केजी में आंसर दिया हुआ है, तो 2.039 इंटू 10⁵ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना आंसर आ रहा है, किस में आ रहा है 2.03 10⁻4, इसमें आंसर नहीं आ रहा है उतना। मीन्स अगर हम लोग इसको देखें तो 10⁵ में अगर हम लोग कंसीडर करते हैं इसको तो फिर भी नहीं आ रहा। मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नन ऑफ दीज हो जाए, क्योंकि उतना ऑप्शन है ही नहीं। 2.039 इंटू 10⁵ सॉल्व करने के बाद यही आएगा, तो कहीं ऑप्शंस हम लोगों को वैसा दिया नहीं गया, तो इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 2.039 इंटू 10⁵ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का यूनिट अगर ऐसा यूनिट में हम लोग कंसीडर करते तो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर द लेंथ ऑफ द बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज ऑलवेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपको याद करना होगा कि पहले आपको समझ में आना चाहिए कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसा होता है। सपोज ये बीम है और यहाँ पर इस टाइप का जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पर 2 सपोर्ट है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इस पर कुछ W लग रहा है। तो इसका जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो ये किस टाइप का होगा, तो ये पैराबोलिक टाइप से होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है 38 का वो बी हो जाएगा, पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन ए फिक्स्ड बीम द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऑप्शन है फॉर ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स आर 2, फॉर ए कंसंट्रेटेड लोड आर 2, फॉर ए मोमेंट अप्लाइड एट मिड पॉइंट्स आर 3, ऑल द एबव्स। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल द एबव, क्योंकि एक फिक्स्ड बीम ऑफ द पॉइंट्स जो होता है कॉन्ट्राफ्लेक्चर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए 2 होता है और कंसंट्रेटेड लोड के लिए 2 होता है, और मोमेंट अप्लाइड जब किया जाता है मिड पॉइंट्स पे तो 3 होता है। तो इसमें जितना आंसर है वो सारा सही है। जैसे ये फिक्स्ड बीम है, ये बीम है और ये फिक्स्ड है, ये भी बीम है, ये भी फिक्स्ड है। तो इस पे जो कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा तो वो ये जो सोच किया गया है फॉर ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड टू कंसंट्रेटेड लोड टू एंड मोमेंट अप्लाइड एट मिड पॉइंट्स आर 3, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल कैरिड ए यूडीएल ऑफ W किलो न्यूटन पर मीटर, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M इज। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए वो आपको खुद कमेंट करके बताना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है WL/2, WL/4, WL/8, WL/12 एंड WL/16। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होता है पहले हम लोग देख लेते हैं। ये बीम है और सिंपली सपोर्टेड है, ये सिंपल सपोर्टेड है, तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो कितना होगा। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो WL/8 होगा अकॉर्डिंग टू सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पर ऑप्शंस में कहीं दिया हुआ है WL/8, हाँ दिया हुआ है ऑप्शंस सी में। अब WL/8 कैसे आया, जो वेट है वो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो WL/4 होता है तो WL/4 होगा, और जो लोड है वो W/2 होगा एंड जो लेंथ है वो भी L/2 होगा। तो L/2 एंड WL/4 तो वो हो जाएगा WL/8। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा
सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो।